Now we start today's session of the watershed hydrology. Okay. Now here in this lecture we are discussing the runoff. Okay. Runoff क्या होता है? मतलब initially we have learned the precipitation. ठीक है, precipitation के बारे में हमने पढ़ लिया कि precipitation क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं. उसके बाद जो भी लॉसेस होते हैं जैसे कि इनफिल्ट्रेशन हो गया, ओके, इवेपोरेशन हो गया, इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया. ओके, सो दीज आर व्हाट डिफरेंट लॉसेस. इसमें ट्रांसपिरेशन भी आता है, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी पढ़ लिया, इनफिल्ट्रेशन पढ़ लिया. तो उसके बाद रह जाता है वन ऑफ द फैक्टर दैट इज रन ऑफ. जब भी हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वन बैलेंस इक्वेशन होता है दैट इज प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस दैट इज वाटर लॉसेस, ओके, इज इक्वल टू रन ऑफ. ये बेसिक इक्वेशन होता है. तो ठीक है, पहले हमने प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया, उसके बाद लॉसेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे रन ऑफ. एक्चुअली व्हाट रन ऑफ क्या होता है, कौन से टाइप है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रन ऑफ, ओके, किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, और उसके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड बेस्ड ऑन इट. ओके, उसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे. तो देखो अभी क्या होता है कि जनरली इस टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ. ओके, रन ऑफ एस्टिमेशन करेंगे बाय यूजिंग रैशनल मेथड. ये सबको पता है, रैशनल मेथड से करते हैं. उसका न्यूमेरिकल अप्रोच हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स पे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रही है, दिस इज नथिंग बट दी हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड हियर इट इज योर पार्ट ऑफ रन ऑफ. ये जो पोर्शन है, ये जो ऊपर से पानी बहता है, कोई भी स्ट्रीम हो तो कोई भी रिवर हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ. रन ऑफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज वाटर इज इन मोशन. क्या होता है, वाटर को क्या होती है, वेलोसिटी होती है. वाटर इज इन मोशन, सो वाटर हैज सर्टेन वेलोसिटी. सो नाउ हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रन ऑफ. क्यों रन ऑफ स्टडी करना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे भी होता है ना, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, रन ऑफ ही हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. मतलब जो भी एक्सेस रेनफॉल होता है, ठीक है, मतलब जो भी प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो भी लॉसेस होते हैं, लॉसेस होने के बाद जो भी रेनफॉल उड़ता है, मतलब जो भी एक्सेस रेनफॉल होता है, वो एज अ फ्लो सरफेस पे मूव होता है. फ्लो एज अ सरफेस मूव होता है. तो वो क्या करता है, वो रन ऑफ क्या होता है, लास्ट में जाके कोई भी वाटर बॉडी उसको मिलता है, जैसे कि ओशन हुआ, लेक हुआ, रिवर हुआ. तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले ये लेक्चर में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है. अगेन हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रन ऑफ. रन ऑफ क्या होता है, आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द लॉसेस और इट इज एनी अदर फ्लो दैट इज मेक इट्स वे टुवर्ड्स द रिवर, ओशन और स्ट्रीम और टुवर्ड्स द आउटलेट आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द लॉसेस. लॉसेस कौन से इनफिल्ट्रेशन होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज. ओके, ये सारे लॉसेस सेटिस्फाई होने के बाद जो भी एक्सेस रेनफॉल होता है, जो भी ज्यादा का पानी होता है, वो क्या होता है, आउटलेट की ओर चलने को लगता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज स्लोप. ये स्लोप है, यहाँ पे पानी हो गया और यहाँ पे सॉइल कंप्लीटली सैचुरेट हो गई. ओके, यहाँ पे सॉइल की सैचुरेशन कैपेसिटी कैसी, कंप्लीट. तो फिर जो भी रेनफॉल एक्सेस होगा, जो भी ज्यादा का पानी होगा, वो क्या होगा, मूव होते जाएगा. क्या होगा, मूव होते जाएगा टुवर्ड्स द डेप्थ, टुवर्ड्स द आउटलेट. ओके, टुवर्ड्स द आउटलेट, दैट इज कॉल्ड एज रन ऑफ. ओके, उसे हम बोलते हैं रन ऑफ. तो रन ऑफ की जनरली क्या क्या स्टडी किया जाता है, किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस होता है, वो हम देखेंगे. सो इट इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल. ये भी क्या होता है, रेनफॉल का पार्ट होता है ओवर द कैचमेंट दैट इवेंचुअली लीव्स द कैचमेंट एज अ सरफेस स्ट्रीम. क्या होता है, कैचमेंट को एक सरफेस स्ट्रीम की तरह से लीव होता है, और व्हाटएवर द फ्लो पाथवे दैट वाटर हैज फॉलोड ऑन इट्स वे द स्ट्रीम चैनल इज फॉर्म. ओके, उसमें क्या होता है, स्ट्रीम चैनल फॉर्म होता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, सपोज ये है कि दिस इज वन, हियर दिस इज वन थिंग, वन स्ट्रीम इज देयर and the number of substreams are there. Okay, number of substreams are there, so the water is collected from this portion. Okay, ये जो watershed boundary होती है, इसमें इससे क्या होता है, जो भी रन ऑफ होता है वो कलेक्ट होते जाता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना हुआ वो कलेक्ट होकर मेन स्ट्रीम में आता है, मेन स्ट्रीम से वो बाहर निकल जाता है. तो हमें सिर्फ रन ऑफ के बारे में पढ़ना है कि रन ऑफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से उसमें कौन से टाइप है रन ऑफ के, वो हमें देखने हैं, और उसका एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल व्हेन देयर इज वी वांट टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर. ओके, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ये रन ऑफ
पे बहुत स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। रन ऑफ, रेनफॉल और वाटर लॉसेस, ये दोनों चीजों पे बहुत स्टडी करना पड़ता है। एनालिसिस भी हम रेनफॉल का करते हैं, रन ऑफ का एनालिसिस करते हैं। ओके, सो नाउ हियर द पार्ट, it is also the part of hydrological cycle which passes between the phase of precipitation and its subsequent discharge। मतलब डिस्चार्ज और प्रेसिपिटेशन है दोनों के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रन ऑफ बोलते हैं। एंड इन द स्ट्रीम चैनल होता है एंड डायरेक्ट रिटर्न टू द एटमोस्फियर थ्रू इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है, डायरेक्टली रिटर्न होता है इवेपोरेशन थ्रू इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन टू द एटमोस्फियर। सो देखो ये जो फ्लो डायग्राम बता रही है, दिस फ्लो डायग्राम इंडिकेट दैट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, ओवरलैंड फ्लो, इंटरसेप्शन स्टोरेज, इंटरसेप्शन स्टोरेज होता है, ठीक है, इंटरसेप्शन स्टोरेज और ओवरलैंड फ्लो ये दो चीजें होती है। उसके बाद वाटर क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होता है। उसके बाद वाटर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। इनफिल्ट्रेशन होने के बाद होता है अनसैचुरेटेड सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज। मतलब इनफिल्ट्रेशन, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होता जाएगा, इनफिल्ट्रेशन के बाद अनसैचुरेटेड जोन होगा, उसमें मॉइस्चर स्टोरेज होते रहेगा, और फिर मॉइस्चर स्टोरेज होने के बाद क्या उसका उसका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होने के बाद उसका स्टोरेज होगा, स्टोरेज के बाद क्या होगा, ये वाटर यूज किया जाएगा, ये वाटर क्या होगा, इवेपोट्रांस इटी होगा इसमें। और ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज भी हो सकता है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे कि सपोज इरिगेशन के लिए हम वेल से वाटर निकालते हैं और ट्यूबवेल से वाटर लेते हो, दैट इज नथिंग बट द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। तो वो डिस्चार्ज एज अ रन ऑफ ही होता है, ठीक है, वो डिस्चार्ज क्या होता है, रन ऑफ ही होता है। और इंटरशियर फ्लो होता है, मतलब जो भी इंटरिम फ्लो होता है, ठीक है, इंटर उसको बोलते हैं हम सब सरफेस फ्लो जो होता है, सब सरफेस फ्लो, और रन ऑफ जो होता है उसको इंटरशियर फ्लो ही बोला जाता है, बेस फ्लो ही बोला जाता है, बेस फ्लो होता है एक्चुअली। तो बेस फ्लो भी क्या होता है, रन ऑफ ऐसे कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, बेस फ्लो क्या होता है, एज अ रन ऑफ कंट्रीब्यूट होता है। ओवरलैंड फ्लो जो होता है, ओवरलैंड फ्लो एज अ रन ऑफ कंट्रीब्यूट होता है। तो ये किस तरह से होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, ये हम इसमें देखने वाले, ठीक है। इवेपोट्रांसपिरेशन आपको पता है, इंटरसेप्शन स्टोरेज आपको पता है, ओवरलैंड फ्लो पढ़ेंगे, रन ऑफ पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हम इरिगेशन में देख लेंगे, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन आपने पढ़ा है। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है रिमेनिंग ये हम पढ़ेंगे इरिगेशन में, ठीक है। तो इस चैप्टर में और इस सेशन में हमें सिर्फ फोकस करना है कि रन ऑफ क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या टाइप्स है। सो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ, बेस्ड ऑन द लैग ऑफ टाइम, ओके, लैग टाइम बिटवीन द रेनफॉल एंड रन ऑफ। मतलब रेनफॉल होने के बाद और रन ऑफ जनरेट होने के बाद जो भी टाइम लैग होता है, टाइम लैग मतलब जो भी टाइम पास होता है, ओके, लैग होना मतलब जो भी टाइम पास हो गया प्रेसिपिटेशन के बाद, उसके बेसिस पे उसके 3 टाइप्स पड़ते हैं। एक होता है सरफेस रन ऑफ होता है, दूसरा सब सरफेस रन ऑफ होता है, और तीसरा बेस फ्लो होता है, ठीक है। एक होता है सरफेस रन ऑफ, दूसरा सब सरफेस, और तीसरा बेस फ्लो। अभी इसमें क्या होता है, देखो सरफेस रन ऑफ क्या हो गया, ये डायग्राम है, ओके, दिस इज नॉट, ओके, ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम में वाटर मूव हो रहा है, ओके, ये जो स्ट्रीम में वाटर मूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, ओके। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हियर इट इज द योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। और उसके पहले सरफेस रन ऑफ जनरेट होने के पहले जो फ्लो होता है, मतलब ये एरिया एक, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एरिया, और ये एरिया में जितना भी पानी होगा वो पानी क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ड्रेनिंग एरिया से होके क्या होगा, ये स्ट्रीम में आने लगेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो, उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। ये हो गया ओवरलैंड फ्लो, ये भी एक है ओवरलैंड फ्लो का एग्जांपल है कि इस तरह से 3 यूनिफॉर्म लेयर जो है वाटर की और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव होती है स्ट्रीम में, और स्ट्रीम में जाने के बाद वो होता है सरफेस रन ऑफ, ठीक है। स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होता है, सरफेस रन ऑफ होता है। तो ये होगा सरफेस रन ऑफ के। अभी देखो ये इसमें क्या होगा, इट इज अ पोर्शन ऑफ द रेनफॉल व्हिच एंटर द स्ट्रीम इमीडिएटली, ओके। ये क्या होता है, स्ट्रीम इमीडिएटली एंटर होता है स्ट्रीम में आफ्टर रेनफॉल व्हेन लोकलाइज्ड डिप्रेशन आर filled up and top of the soil layer is saturated। अगर soil layer सैचुरेट है और डायरेक्टली वो क्या होता है, इम्पार्ट होता है स्ट्रीम में, तो दैट इज नथिंग बट योर सरफेस रन ऑफ, ओके। द शॉर्ट जर्नी ऑफ दिस वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड सरफेस एज अ शीट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ओवरलैंड फ्लो। उसको क्या बोलते हैं, ओवरलैंड फ्लो। क्या होता है देखो, अभी ये जो शॉर्ट जर्नी है,
This is the short journey of the water over the flow. This journey here, this journey, ये जो journey ये short journey है, तो ये शॉर्ट जर्नी को हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो एज अ थिन लेयर ऑफ वाटर। इसमें एक थिन लेयर होती है वाटर की, वो पानी क्या होता है कलेक्ट होने के बाद सारा मेन स्ट्रीम में चला जाता है। और ये स्ट्रीम क्या करती है, ये स्ट्रीम क्या होती है एक्चुअली, दिस इज द ड्रेनेज पॉइंट। ये ड्रेनेज पॉइंट क्या करता है, जो भी रिवर होगी, जो भी लेक होगा, जो भी आउटलेट पे सोर्स होगा, वहां पे जाके सारा डिस्चार्ज क्या होगा, रिलीव हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ द केस ऑफ सरफेस रन ऑफ। This overland flow soon finds path of lesser resistance such as rills, streams, tributaries, river, which all combined टर्म एज अ सरफेस रन। ये क्या होता है, सब जो भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, रील्स होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है और रिवर्स होती है, ये क्या कर, रिवर कंट्रीब्यूट करेगी ओशन में, ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूट करेंगी स्ट्रीम में, स्ट्रीम कंट्रीब्यूट करेंगी रिवर में, और रील कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रिब्यूटरीज में। रिमेंबर दिस सीक्वेंस। रील्स फॉर्मेशन होगा, रील्स के बाद क्या होते हैं, थिन लेयर यूनिफॉर्म लेयर की रील्स होती है। क्या हुआ, सरफेस रन ऑफ एंड ओवरलैंड फ्लो। ठीक है अमित शर्मा, ओवरलैंड फ्लो और सरफेस रन ऑफ क्या होता है, देखो कहाँ पे, हाँ ठीक है, ये देखो ये सरफेस रन ऑफ है, सिंपल ध्यान में रखो, ये स्ट्रीम है। सरफेस रन ऑफ और ओवरलैंड फ्लो में क्या होता है डिफरेंस, कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो एरिया इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये जो एरिया है उसकी बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री में जितना भी रेनफॉल होगा, जितना भी रेनफॉल एक्सेस होगा, नॉट रेनफॉल, रेनफॉल एक्सेस होगा, मतलब क्या, यहाँ पे सारे लॉसेस क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, सारे लॉसेस क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई होने के बाद सॉइल की सैचुरेशन कैपेसिटी हो गई, तो फिर क्या करेगी सॉइल क्या करेगी, दैट नॉट डज नॉट ऑब्जर्व, सो एक्सेस रेनफॉल क्या होगा, इस तरह से क्या करेगा, ये स्ट्रीम में जाने को लगेगा। ओके इस तरह से क्या करेगा, स्ट्रीम में जाने लगेगा, ड्यू टू ड्यू टू स्लोप। ओके ड्यू टू ग्रेविटी। स्लोप यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो फ्लो होता है, ठीक है, ये जो फ्लो होता है, ये जो एरिया में होता है और वो स्ट्रीम में जाके मिलता है, उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। ठीक है उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो, वी कॉल्ड इट एज अ ओवरलैंड फ्लो। उसके बाद देखेंगे सरफेस रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ। ओके जनरली रन ऑफ ही बोलते हैं, पर जो भी रन ऑफ, जब हम रन ऑफ कंसीडर करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जो भी ये अभी देखो, ये इस तरह से ये वन एरिया हो गया, मतलब यहाँ पे भी उसका आउटलेट होगा, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्या, इस तरह से भी इस एरिया से कुछ ना कुछ तो रेनफॉल रन ऑफ आएगा और इस स्ट्रीम में कलेक्ट हो जाएगा। फिर ये इस तरह से स्ट्रीम में रन ऑफ कलेक्ट होने के बाद जो भी वाटर मूव होने लगेगा, रिमेंबर दैट रन ऑफ इज द टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन द फ्लो इज इन मोशन। क्या होता है, जब फ्लो होता है, और व्हेन द वाटर इज इन मोशन। ओके व्हेन वाटर हैज सम वेलोसिटी, व्हेन वाटर हैज सम फ्लो, जब वाटर को फ्लो होता है, ओके जब वाटर में फ्लो होता है तो हम उसको रन ऑफ बोलते हैं। ओके सरफेस रन ऑफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड। ये क्या होता है, लैंड सरफेस पे मूव होता है। और फॉर एग्जांपल रिवर क्या होती है, लैंड सरफेस पे मूव होती है। ठीक है तो हम उसको बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। इनके सब लार्जर एरियाज, इनके सब लार्जर बेस, इनके सब लार्जर कैचमेंट्स। ओके आ गया ध्यान में। अमित, किसने पूछा था, अमित हैव यू गॉट दिस, यस नो? मतलब क्या होता है, ओवरलैंड फ्लो जो होता है वो शॉर्ट जर्नी के लिए, मतलब शॉर्ट लेंथ के लिए कवर करता है, मतलब शॉर्ट लेंथ, ये जो एरिया की बाउंड्री है शॉर्ट लेंथ में शॉर्ट जर्नी कवर करता है। रन ऑफ क्या होता है, लॉन्ग जर्नी तक, मतलब ये क्या होता है, ये बहुत दूर तक, ये क्या होता है, ये यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद, स्ट्रीम में कलेक्ट होने के बाद ये रन ऑफ जाएगा आपका रिवर में, और इससे बड़ी जो स्ट्रीम होगी उसमें जाएगा। ठीक है तो रन ऑफ क्या करता है, मतलब रन ऑफ क्या होता है, जो भी ओवरलैंड फ्लो होता है उसको स्ट्रीम में से भेजता है, स्ट्रीम में जाने के बाद वो रन ऑफ होता है, और रन ऑफ जो होता है वो रिवर में जाता है, रिवर से ओशन में जाता है। इस तरह से ये फ्लो कंटिन्यू, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। अभी देखो अभी रेनफॉल हो रहा है, अभी दिस इज द रेनी सीजन। आपको जनरली
जब रोड पे वाटर मूव होता है दैट इज रन ऑफ होता है। अगर वो थिन और शॉर्ट जर्नी कवर करता है तो उसे ओवरलैंड फ्लो कहेंगे। अगर वो एक स्ट्रीम हो या एक रिवर हो उससे अगर मूव होता है तो हम उसको सरफेस रन ऑफ कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सरफेस रन ऑफ के बारे में। पर ये तो पॉसिबल नहीं ना, अगर वाटर है तो वाटर इसके नीचे भी जाएगा, जमीन के नीचे भी जाएगा ना, इस तरह से जमीन नीचे भी जाएगा। पानी अगर पानी इनफिल्ट्रेट हुआ है, परकोलेट हुआ है, तो क्या होता है वाटर इस तरह से नीचे भी जाता है। तो क्या होता है कुछ ऐसा वाटर होता है दैट वाटर विच मूव्स लैटरली और फर्स्ट दैट इज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द सॉइल। जो भी वाटर पहले इनफिल्ट्रेट होता है, इनफिल्ट्रेट होने के बाद मूव होने लगता है लैटरली, इस तरह से मूव होने लगता है लैटरली विदाउट रीचिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, ये जो होता है वाटर टेबल से रीच नहीं होता, और जो पानी पानी मूव होता है और जाके आउटलेट में निकलता है। ओके, और ओशन में जाके मिलता है, रिवर में मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं सब सरफेस रुन ऑफ। ओके, जैसा सब सरफेस इरिगेशन होता है उसी तरह सब सरफेस रन ऑफ होता है। ये तुम्हारा वाटर टेबल है, ठीक है, ये दिस इज वाटर टेबल, ये वाटर टेबल लाइन है। तो ये वाटर टेबल मतलब क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन हो जाता है लैंड में, ठीक है। फिर वाटर क्या होता है लैटरली मूव होता है, मतलब पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, पैरेलल मूव होता है। उसके बाद वो क्या होता है, पैरेलल मूव होता है, पैरेलली मूव होने के बाद वो स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम में जाता है, रिवर में जाता है और ओशन में जाता है। इसको बोलते हैं हम सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ इज यूजुअली रेफर्ड एज इंटरफ्लो, इसको इंटरफ्लो भी बोला जाता है, ठीक है, इसको इंटरफ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, हैव यू गॉट दिस सरफेस सब सरफेस रन ऑफ? बेसिक है, सिंपल है, ठीक है। पानी सिंपल है, ये लैंड सरफेस से पानी गिरा, नीचे जाने के बाद क्या होगा, मूव होने लगेगा, दैट इज सरफेस रन ऑफ। लैटरली मूव होगा, लैटरली मतलब और पैरेलल होगा विदाउट ज्वाइनिंग दी वाटर टेबल। ओके, मतलब वाटर टेबल जो होता है मतलब जहाँ पे ज्यादा पानी होता है, मतलब जमीन के नीचे जो लेवल होती है वाटर की, जहाँ पे पूरा पानी होता है तो उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। तो वाटर टेबल्स के पानी नीचे जाता है वाटर टेबल में, पर कुछ वाटर जो होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो वाटर टेबल को रीच न नीचे न जाता, ऊपर ही यहाँ से मूव होने लगता है। तो उस तरह का फ्लो जो होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। ओके, उसको उसको हम बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज बेस फ्लो। अभी बेस फ्लो क्या होता है, देखो ये डायग्राम है, ये इस तरह से इसका फंक्शन होता है, ये डिस्चार्ज एरिया होता है। ठीक है, एक डायग्राम के वजह हिसाब से मैं आपको बना सिखा देता हूँ। ये एरिया है, यहाँ पे एक स्ट्रीम है, मतलब ये रन ऑफ ही है, कंसिडर करो। ये क्या है, सरफेस रन ऑफ ही है। इसके ये जो सरफेस रन ऑफ जनरेट हुआ होगा, ये कहाँ से जनरेट हुआ होगा, जो भी आसपास का एरिया है, ठीक है, वहां से क्या होगा, वाटर क्या होगा इस एरिया में, मतलब ये स्ट्रीम में आया होगा। दैट वाटर इज कलेक्टेड इनटू द स्ट्रीम इन अ सच वे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, वाटर का फ्लो हुआ होगा और वो स्ट्रीम में आके मूव होने लगा होगा। उसके बाद क्या, ये आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट है, मतलब यहाँ से पानी नीचे बाहर चला गया। ये तो इसका क्रॉस सेक्शन है, कंसीडर दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो अभी क्या होता है, देखो जमीन के नीचे वाटर टेबल होता है, दिस इज नथिंग बट द वाटर टेबल। ये क्या होता है, वाटर टेबल होता है। तो ये वाटर टेबल्स में क्या होता है कि मतलब इसके नीचे होता है कन्फाइन एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर, ओके, परवियस सेमी परवियस लेयर सारी जमीन के नीचे आती है। तो बेस फ्लो में क्या होता है, बेस फ्लो जमीन में जाता है, ठीक है, बेस फ्लो क्या होता है, जमीन में जाता है, और जो भी इम्परवियस डाटा है मतलब वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल में जाके वो मूव होने लगता है। ऑब्वियसली वाटर टेबल है, वहां पे कन्फाइंड बेड है, अनकन्फाइंड बेड है, परवियस और सेमी परवियस लेयर है, वहां पे तो पानी होगा ही। तो वो क्या होता है, मूव होने लगता है, ठीक है, इस तरह से उसका मूव होने लगता, उस तरह से वाटर क्या होता है, मूव होते जाता है। ये जो स्काई कलर की लाइन है दैट इज रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ बेस फ्लो। और वो जो बेस फ्लो होता है वो क्या, आफ्टर अ सर्टन टाइम्स, ओके, मे बी डेज हो सकता है, मे बी ईयर्स हो सकता है, मे बी सेंचुरीज हो सकती है, और मे बी मिलेनिया हो सकता है। उसके बाद वो क्या होगा, यहाँ पे एक रिचार्जिंग एरिया होता है और वहां पे पंप्स वेल होते हैं, और यहाँ पे आप सपोज डग वेल कर दो, ठीक है, यहाँ पे डग वेल कर दो। तो उसमें जो डग वेल में और ओपन वेल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ये जो बेस फ्लो होता है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एरिया होता है। ओके, कभी कभी हम यहाँ पे ट्रेंचेस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ
due to that the recharging of the watershed is increases. Okay, or recharging is increases, and after certain years, after certain days, after certain centuries, this flow is considered to be this flow. ये flow क्या होता है, एज अ पंपिंग वेल आप यूज कर सकते हो, और एज अ वाटर सोर्स एज यूज कर सकते हो, फॉर इरिगेशन पर्पज, फॉर अदर पर्पजेस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेस भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस फ्लो का कॉन्सेप्ट। हैव यू गॉट दिस बेस फ्लो का कॉन्सेप्ट? यस तो टाइप करो, हैव यू गॉट दिस बेस फ्लो कॉन्सेप्ट? समझ में आया? ठीक है, तो इसका अब इसको बेस फ्लो को डिले फ्लो भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है उसको नीचे जब मतलब कन्फाइंड इम्परवियस परवियस लेयर में आते समय उसको बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स अ ईयर एज वेल और मंथ एज वेल। ओके, मंथ भी बहुत ज्यादा हो जाए, मंथ भी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्वीफर्स में आके मिलता है, और एक्वीफर्स में आने के बाद वो फ्लो होने लगता है। तो और उसको हम बोलते हैं बेस फ्लो, और इसको और दैट बेस फ्लो इज यूज एज अ फॉर अ रिचार्जिंग पर्पज और फॉर द इरिगेशन पर्पजेस इन केस ऑफ डगवेल, ट्यूबवेल, पंप वेल, बोरवेल, जो भी वेल होंगे, जितने भी वेल जमीन जितने भी सोर्सेस है वहां से जमीन में से पानी निकालते हैं, वो दैट फ्लो, वो जो फ्लो होता है वो क्या होता है, बेस फ्लो। मतलब रन ऑफ ही उसमें डिस्चार्ज रन ऑफ ही होता है, बेस फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू फोकसिंग ऑन रिचार्जिंग और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल प्रैक्टिसेस, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में फोकस किया जाता है। क्योंकि जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन में क्या होता है, मैक्सिमम एरिया गेट यूजफुल फॉर द recharging area, okay, sorry, discharge area, and that discharge area may be useful for the recharging of the ground well, tube well, pump well। अभी कभी का अभी तो रिसेंट टेक्नोलॉजी ये आई है कि जो भी रिवर होती है, ठीक है, जो भी रिवर होती है तो उसमें क्या करते हैं, रिचार्जिंग शाफ्ट इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, रिचार्जिंग शाफ्ट इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रीम, ये एक स्ट्रीम है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी एट अ सर्टेन इंटरवल, मतलब 10-10 मीटर के 20-20 मीटर के इंटरवल पे क्या करेंगे, इस तरह से रिचार्जिंग शाफ्ट इसमें कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिचार्जिंग शाफ्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सिंपल फिल्टर। एक सिंपल फिल्टर होता है जिसमें सैंड, ग्रेवल, कोर्सर और ये सारा का मिश्रण इस तरह से, इसका अगर व्यू देखें तो यहाँ पे क्या होता है, सैंड, कोर्सर, ग्रेवल, इसका लेयर, जैसे सैंड फिल्टर हम बनाते हैं उसका क्या है, उस तरह से फिल्टर बनाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो भी पानी आता है वो क्या होता है, नीचे जमीन में चला जाता है। ठीक है, अप टू सर्टेन हाइट, मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से हाइट इसकी करते हैं, खड्डा बनाते हैं यहाँ पे रिचार्जिंग शाफ्ट, और वो क्या करता है, पानी, सारा पानी यहाँ का स्ट्रीम का वो जमीन में चलते जाता है। ठीक है, जमीन में परकोलेट होते जाता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड। ओके, कैनल जो होता है, जो भी कैनल होता है, चैनल होता है, वहां पे रिचार्जिंग शाफ्ट भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर रिचार्जिंग पर्पस। ओके, वो क्या करता है, रिचार्जिंग मतलब एरिया, सराउंडिंग एरिया जो वो रिचार्ज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिचार्जिंग शाफ्ट। ओके, ये टेक्नोलॉजी भी अभी यूज होने लगी है। नाउ हियर द नेक्स्ट इज बेस फ्लो। क्या होता है, देखो, it is defined as a part of rainfall which after falling on the ground surface infiltrate into the soil and meets the water table and flow towards the stream। okay, water table को meet होता है और फ्लो स्ट्रीम की ओर चला जाता है, रिवर की ओर जाता है, ओशन की ओर जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट, बेस फ्लो। एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन दिस टाइप ऑफ रन ऑफ इज वेरी स्लो। इसमें मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज डिलेड फ्लो, इसको डिलेड फ्लो भी बोला जाता है। ओके, and this base flow that do not contribute runoff। okay, this is not directly contributed by rainfall continuous after much rainfall has a cease। okay, ये continuously indirectly contribute करता है रन ऑफ में। ठीक है, तो ये होगा बेस फ्लो की रिगार्डिंग। देन उसके बाद कौन से फैक्टर है जो रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं। जनरली देयर आर 2 फैक्टर्स, एक होता है क्लाइमेटिक होता है, दूसरा होता है फिजियोग्राफिक। ठीक है, एक होता है क्लाइमेटिक, दूसरा होता है फिजियोग्राफी।
तो दोनों में बेस रेट, रन ऑफ रेट एंड वॉल्यूम फ्रॉम द एरिया इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर फैक्टर्स। ओके, जनरली फोर फैक्टर्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, क्लाइमेटिक और फिजियोग्राफिक दोनों देखते हैं। तो ये देखो, ये एक इमेज है, यहाँ से एक स्ट्रीम है छोटी सी, वहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी ये फ्लो क्यों करते हैं, ये फ्लो का एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो ये फ्लो में क्या करते हैं, यहाँ पे ये फ्लो क्यों मेजर करते हैं, जैसे भी देखो, ये वाटरशेड एक कंसीडर करो, एक एरिया है, हियर दिस इज द एरिया। ठीक है, एक वाटरशेड एरिया है, एक कंसीडर दिस इज द मेन स्ट्रीम, एक मेन स्ट्रीम इसको कंसीडर करो। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बाउंड्री एरिया है, ये जो बाउंड्री एरिया है, इसमें से कितना वाटर बाहर गया, तो उसको हम क्या करना, उसे हमें क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, मेजर करना, कि जिस विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गो फॉर एस्टिमेशन। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई डिजाइन करते हो, स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हो, तो कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, हाउ मच प्रेसिपिटेशन इज ऑकर इन अ वाटरशेड, एक वाटरशेड में कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, ओके, उसको हम मेजर करते हैं। सपोज 100 mm प्रेसिपिटेशन हुआ, कंसिडर कोई भी एक वाटरशेड है, उसमें 100 mm प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद कुछ लॉसेस हुए। ठीक है, कंसिडर 60% आर लॉसेस। ओके, कंसिडर 60% क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब कुछ पानी इनफिल्ट्रेट हो गया, कुछ पानी जमीन में चला गया, कुछ पानी सरफेस, सब सरफेस पे चला गया। ठीक है, कुछ पानी सब सरफेस पे चला, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 40%। मतलब कितना, 40%, मतलब 40 mm जो रेनफॉल है वो एज अ रन ऑफ होगा, 40 mm जो रेनफॉल होगा एज अ रन ऑफ आपको कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या, ये 40 mm को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्ट्रीम का डिस्चार्ज मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितना रेनफॉल, कितना डिस्चार्ज हुआ, हाउ मच डिस्चार्ज इज फ्रॉम दिस स्ट्रीम, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, ये आया ध्यान में, क्यों करना है हमें। और ये जो डिस्चार्ज होगा, इसका यूज करेंगे हम, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप डिजाइन करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वाटरशेड में से, और वो जो रीजन है, वो जो स्मॉल वाटरशेड है, बड़ा वाटरशेड है, उसमें से कितना रन ऑफ जनरेट होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रन ऑफ फ्रॉम दैट वाटरशेड वी हैव टू डिजाइन दी स्ट्रक्चर। जो भी बड़े बड़े डैम सभी डिजाइन किए जाते हैं, वो उसी के बेसिस पे डिजाइन किए जाते हैं कि कितना डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा और कितना रन ऑफ रेनफॉल मैक्सिमम उस एरिया में होता है। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चाहे आप ग्रेडेड बंद डिजाइन करो, कंटूर बंद डिजाइन करो, उसके बाद ग्रास वाटर वेज डिजाइन करो, रिजर्वायर डिजाइन करो, अर्दन एम्बैंकमेंट डिजाइन करो, वो सारा जो डिजाइन किया जाता है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ। ओके, तो दो फैक्टर जनरली इसमें इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं और फिजियोग्राफिक होता है। तो क्लाइमेटिक में होता है पहला टाइप ऑफ रेनफॉल, ओके, और टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन सा प्रेसिपिटेशन है, इंटेंसिटी कैसी और ड्यूरेशन कैसी। तो इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में देखो कि जितना, कौन सा टाइप का प्रेसिपिटेशन है, अगर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल है, इफ द प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल, ओके, प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल है, तो उसमें प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है, तो उसमें रन ऑफ क्या होगा, जल्दी जल्दी फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अर्ली रेनफॉल फॉर रन ऑफ फॉर्मेशन होगा। अगर ये स्नोफॉल है, ओके, इफ इट इज स्नोफॉल, if it is snowfall, okay, if it is snow, so it take late, ये क्या होता है, लेट। क्यों लेट होगा, देखो स्नो कौन से फॉर्म का प्रेसिपिटेशन है, इट इज सॉलिड फॉर्म प्रेसिपिटेशन। ये कौन से फॉर्म का प्रेसिपिटेशन है, ये सॉलिड फॉर्म का प्रेसिपिटेशन। तो ऑब्वियसली इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, टेम्परेचर होने के बाद क्या होगा, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद, मेल्ट होने का क्या हुआ, यशवर्धन, स्नो मेल्ट, हाँ स्नो मेल्ट, ओके, स्नो मेल्ट होने के बाद रन ऑफ होगा, पर उसको टाइम लगेगा। ठीक है, रन ऑफ फॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए उसमें टाइम लगेगा। अगर रेनफॉल है और ड्रिजल है तो क्या होगा, जल्दी रन ऑफ हो जाएगा, पर वो भी डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। अगर स्लो रेनफॉल है तो उसको टाइम लगेगा, बेस्ड ऑन द रेन इन बेस्ड ऑन द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल। ओके, तो ये हो गया बेसिक चीज। देखो अभी कभी भी ये हो गया फर्स्ट, आया ध्यान में, अगर रेनफॉल है तो रन ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस जल्दी होगा एज कंपेयर टू स्नो, एज स्नो इज मेल्ट एंड स्नो टेक्स सम टाइम टू मेल्ट दैट स्नो ड्रॉपलेट
ओके, और जो भी स्नो होगा उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो टाइम लैगिंग हो जाएगा। तो रन ऑफ अगर हुआ तो जल्दी रेनफॉल हो जाता है। तो ठीक, दिस इज वन टाइप। नेक्स्ट होता है उसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद होता है रेनफॉल इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या होता है, इफ अभी छोटे ड्यूरेशन में अगर हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होता है, ओके, हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होता है, तो रन ऑफ इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। रन ऑफ क्या होता है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, रन ऑफ चालू हो जाता है। कभी कभी आपको ये भी ऑब्जर्व हो, जोर से बारिश हो रही है और जमीन से पानी बहते जाता है, दैट इज नथिंग बट द रन ऑफ। और इन केस ऑफ द लो रेनफॉल इंटेंसिटी, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी होती है तो उसको टाइम लगता है, मतलब वो जनरेट होता है पर उसको, मतलब सपोज लो इंटेंसिटी का रेनफॉल है तो क्या होगा, पहले रेनफॉल होगा, ओके, रेनफॉल होने के बाद क्या होगा, वो पानी जमीन पे कलेक्ट होगा, फिर एक उसकी डेप्थ राइज होगी। जैसे ही डेप्थ राइज हो गई एक सर्टेन पॉइंट पे, वो क्या होगा, वो जो डेप्थ वाला पानी था वो क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन स्लोप, ये क्या होता है, मूव कब होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप। अगर स्लोप ज्यादा है तो इमीडिएटली हो जाएगा, अगर थोड़ा फ्लैट है तो उसको टाइम लगेगा, मॉडरेट है उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। दस हाई इंटेंसिटीज ऑफ रेनफॉल इल्ड हायर रन ऑफ, अगर हाई इंटेंसिटी है तो रन ऑफ ज्यादा इल्ड होता है। अंडर द मानसून क्लाइमेट ओवर इंडिया, रेनफॉल intensities are generally higher than the infiltration rate, and this is quite common to find the runoff occurring even when lower soil layer remains the unsaturated। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है तो कभी कभी जो भी सॉइल लेयर होती है अनसैचुरेटेड भी होती है, तो उस टाइम भी क्या होता है, रन ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस चालू हो जाता है इन केस ऑफ इंटेंसिटी। मतलब क्या, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी तो उतना रन ऑफ क्या होगा, हाई होगा, उतना रन ऑफ क्या होगा, हाई होगा। इंटेंसिटी लो है तो रन ऑफ प्रोसेस होगा पर उस इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, इट टेक्स द टाइम। देन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ओके, ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ होता है, बिकॉज इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस विद ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। इनफिल्ट्रेशन रेट जो है सॉइल का डिक्रीज होता है जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। देयरफॉर मीडियम इंटेंसिटी रेनफॉल इवन रिजल्ट इन कंसीडरेबल रन अमाउंट ऑफ रेन। ओके, मॉडरेट इंटेंसिटी का रेनफॉल भी होता है, वो भी कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेसिपिटेशन जनरेट करके देता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, क्या है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, दिस डिपेंड्स अपॉन वेरी मच ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म मूवमेंट। ओके, किस तरह से मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कितना है, फ्रॉम आउटलेट ऑफ द कैचमेंट अपस्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। मतलब सपोज ये कैचमेंट है, ठीक है, ये कैचमेंट है, यहाँ पे इसका आउटलेट है, कंसिडर दिस इज वन कैचमेंट एंड हियर इज द आउटलेट ऑफ द, हियर इज द आउटलेट ऑफ द वाटरशेड। एक वाटरशेड है, उस पे यहाँ ये एक वाटरशेड है, इसका आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट है, मतलब जो भी पानी होगा वो यहाँ से नीचे चला जाएगा। अगर विंड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये अफेक्ट करता है, ठीक है, किस तरह से उसका डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन से ये विंड डायरेक्शन इन दिस है और रन ऑफ फ्लो इस तरह से, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, ये क्या होता है, टाइम लेगा बहुत, मतलब आउटलेट में जाने के लिए। अगर इस डायरेक्शन में विंड है तो ये क्या होगा, जल्दी प्रोसेस होगा, रन ऑफ क्या होगा, जल्दी प्रोसेस होगा, और रन ऑफ फॉर्मेशन जल्दी प्रोसेस होगा। इट आल्सो एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ओके, ये एक्सप्रेस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के हिसाब से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल एट अ पॉइंट। ओके, मतलब मैक्सिमम रेनफॉल होता है जो पॉइंट, एट अ पॉइंट में जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है वो टू द मीन रेनफॉल ऑफ द वाटरशेड, मतलब ये वाटरशेड का मीन रेनफॉल, मतलब एवरेज रेनफॉल कितना है, ये दोनों का रेशियो आप ले लो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। देयरफॉर नियर द आउटलेट ऑफ वाटरशेड रन ऑफ विल बी मोर। ओके, और आउटलेट के ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, ज्यादा होता है आउटलेट के पास एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम ऑफ द कैचमेंट। डाउनस्ट्रीम में ज्यादा स्लोप, डाउनस्ट्रीम एरिया जो होता है और डाउनस्ट्रीम रिज जो होती है वहां पे रन ऑफ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ प्रीवैलिंग विंड, जो अभी बताया, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रीवैलिंग विंड इज सेम एज ड्रेस सिस्टम, द रिजल्ट of is same as the ड्रेस सिस्टम, it results in low peak, and storm moving in the direction of stream slope produces higher peak in a shorter period of time than the storm moving in the opposite direction। ठीक है, अगर स्टॉर्म की डायरेक्शन, if the direction of storm is, suppose ये स्लोप है, स्टॉर्म की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरह से है, तो रोना प्रोड्यूस होने में टाइम कम लगेगा। अगर इस तरह है स्टॉर्म की ड्यूरेशन इन दिस डायरेक्शन,
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पीक जो रन ऑफ होगा वो जल्दी प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रीवैलिंग और डायरेक्शन ऑफ प्रीवैलिंग विंड एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल होता है। ओके, दैट आल्सो अफेक्ट द वाटर लॉसेस फ्रॉम द वाटरशेड एरिया, दीज आर आल्सो अफेक्ट ऑन द वाटरशेड। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर। उसी तरह से क्या होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर, तो ये फैक्टर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अगर वाटरशेड स्मॉल है, बड़ा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, तो ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, इफ यू नो दिस प्रॉपर्ली देन वी कैन इजीली कंप्यूट ऑल फैक्टर्स। ओके, वी कैन इजीली कंप्यूट all factors. So now here one thing is that here is the one thing that the physiographic factors includes the size of the watershed. Okay, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ वाटरशेड होता है, शेप होता है, उसके बाद स्लोप आ जाता है, और ओरिएंटेशन ऑफ वाटरशेड, कौन सा ओरिएंटेशन है, लैंड यूज कवर आ जाता है, सॉइल मॉइस्चर आ जाता है, फिर स्लोप हो जाता है, देन टोपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेनेज डेंसिटी। ओके, ये चार फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पहला होता है आपको साइज ऑफ द वाटरशेड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर लार्ज साइज का वाटरशेड है, ये टाइम लेगा फॉर ड्रेनिंग दी रन ऑफ। ओके, लार्ज वाटरशेड अगर है तो क्या होगा, टाइम लेगा ड्रेनिंग। क्यों लेगा, बिकॉज ऑफ अंडुलेशन। ठीक है, देखिए कोई भी बड़ा वाटरशेड लो, उसमें बहुत बड़ी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ज्यादा होती है। ठीक है, कोई भी वाटरशेड लो, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ज्यादा होती है, उसके बाद उसको वाटर को मूव होने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, इस तरह से सपोज दिस इज वाटरशेड, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, फिर वेल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, फार्म पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें वाटर कलेक्ट होता है, फिर वो क्या होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बट इन केस ऑफ स्मॉल वाटरशेड, ओवरलैंड फ्लो इज ओवरलैंड फ्लो इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट। अगर स्मॉल वाटरशेड है तो उसमें बहुत कम मतलब रन ऑफ जनरेट होता है, बट ओवरलैंड फ्लो के इन फॉर्म में होता है। ठीक है, ओवरलैंड फ्लो के फॉर्म में रन ऑफ क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है इन केस ऑफ स्मॉल वाटरशेड। लार्जर वाटरशेड है, उसमें टाइम लगेगा ड्रेनिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट होता है तुम्हारा शेप ऑफ द वाटरशेड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज जनरली ग्रेटली अफेक्टेड ऑन अ शेप ऑफ वाटरशेड। द शेप ऑफ वाटरशेड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये शेप जो होता है वो जनरली फॉर्म फैक्टर और कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट के हिसाब से और दोनों में एक्सप्रेस किया जाता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एवरेज विड्थ ऑफ, रेशियो ऑफ एवरेज विड्थ टू एक्सियल लेंथ ऑफ वाटरशेड, मतलब जो भी एक्सियल विड्थ, एवरेज विड्थ होती है। ठीक है, अभी विड्थ कैसी होती है वाटरशेड की, ये विड्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, विड्थ का एवरेज लेंगे। ठीक है, विड्थ को हम मेजर करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, जो भी एवरेज होगा वो यहाँ पे यूज करेंगे। एंड एक्सियल लेंथ, मतलब ये जो मेन स्ट्रीम होती है, ओके, ये जो मेन स्ट्रीम होती है इसकी एक्सियल लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम व्हाट, एक्सियल लेंथ ऑफ द वाटरशेड। तो ये दोनों का रेशियो अगर हो तो हमको मिलता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अगर फॉर्म फैक्टर, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इक्वल टू दैट a इज इक्वल टू l into l बाय दैट इज a इज इक्वल टू a into l स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या, अगर विड्थ निकालनी हो तो विड्थ किस तरह से निकालेंगे, अगर विड्थ निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे हम, दैट इज द फॉर्मूला इज दैट b a अपॉन l। फॉर्मूला क्या है इसका, a अपॉन l, दिस इज द फॉर्मूला। ये वैल्यू को आप b की वैल्यू में रिप्लेस कर दो, आपको a अपॉन l स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यू को आप b में रिप्लेस कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ a अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपका फॉर्म फैक्टर। उसके बाद होता है कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट। अभी कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट क्या है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ वाटरशेड टू द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ वाटरशेड। ठीक है, एक पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री लाइन है इसका पूरा मेजरमेंट करो। ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ द वाटरशेड। और उसके बाद ये जो एरिया है वाटरशेड का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, that area of water is equal to that area of watershed is equal to what, circumference of the circle. Okay, circumference of the circle, इसका एरिया फॉर्मूला होता है, तो उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट उसका निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, दीज आर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द वाटरशेड। नाउ नेक्स्ट देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ शेप्स, जनरली फैन शेप एंड फर्म शेप। अभी फैन शेप और फर्म शेप क्या होता है, देखो here the fan shaped and firm shaped watershed. फैन शेप क्या होता है, फैन, हैव यू सीन द फैन, ओके, हैंड फैन्स, तो उसी तरह उसका उसका शेप होता है। और फर्म शेप में क्या होता है, इस तरह से देखो, दिस इज वन लाइन,
ओके, ये जो इस तरह का जो वाटर शेड एरिया होता है इसको फैन बोलते हैं, फैन शेप बोलते हैं। और ये दूसरा टाइप है फर्म शेप। फर्म शेप में क्या होता है, दी वाटर शेड इज लाइक दिस, मतलब थोड़ा ज्यादा विड्थ क्या होती है, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसमें क्या होती है एक्सियल लेंथ और एक्सियल विड्थ दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें जो एक्सियल लेंथ होती है वो एक्सियल विड्थ से ज्यादा होती है, मींस लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ। ओके, इन केस ऑफ फर्म टाइप वाटरशेड एंड इन केस ऑफ फैन टाइप वाटरशेड, दोनों में क्या होता है, इसमें क्या होता है लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होती है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होती है, ये रिमेंबर रखो। ठीक है, इस तरह के वाटरशेड्स में तो फैन शेप वाटरशेड जो होता है वो ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस करता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऑब्वियसली ना, यहाँ पे लेंथ कम है, जितना भी रन ऑफ रेनफॉल होगा, जितना भी रन ऑफ जनरेट होगा वो जल्दी आउटलेट में जाके मेजर किया जाएगा। पर रेनफॉल इन केस ऑफ फर्म में क्या होता है, इसमें लेस रन ऑफ प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस लेंथ। ओके, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा है, इसमें फैक्टर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी उसकी लेस हो जाएगी, मतलब लेंथ ज्यादा है इसी वजह से उसकी रन ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज विच टाइप ऑफ वाटरशेड प्रोड्यूसेस मोर रन ऑफ देन दिस वन। तो आपका आंसर होना चाहिए फैन शेप जल्दी रिड्यूस रन ऑफ प्रोड्यूस करता है और हायर पीक प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू फर्म शेप वाटरशेड। ओके, तो ये दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द वाटरशेड। ओके, अभी ये क्या होता है, it is complex effect, slope का effect complex होता है and it control time of overland flow and time of concentration of rainfall. For example, a slopy watershed result greater runoff due to greater runoff velocity and vice versa. अगर स्लोप लैंड स्लोप ज्यादा है, वाटरशेड का स्लोप ज्यादा है, ओके वाटरशेड का स्लोप ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी रन ऑफ प्रोड्यूस कर, ग्रेटर रन ऑफ प्रोड्यूस कर देता है बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, रन ऑफ जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर स्लोप कम है तो वो क्या लेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, इट टेक्स अ टाइम टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म अ रन ऑफ। ओके, उसके बाद होता है ओरिएंटेशन ऑफ रन ऑफ। ओरिएंटेशन क्या अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द एरिया। ओके, नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन अफेक्ट्स द टाइम ऑफ मेल्टिंग ऑफ द कलेक्टेड स्नो। अभी क्या होता है, अगर ओरिएंटेशन आपका नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन है तो मेल्टिंग इफेक्ट क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ एंड हियर इट इज योर साउथ, अगर ओरिएंटेशन इस तरह से है मतलब सारा वाटर जो यहाँ यहाँ इधर ये मुंह पे और यहाँ मुंह पे, ये मेल्ट क्या होता है, मेल्टिंग इफेक्ट होता है, मतलब मेल्ट जल्दी होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन। उसके बाद लैंड यूज, लैंड यूज किस प्रकार का है, क्या यूज, मतलब इज देयर एनी land use practices adapted or land management practices that have great effect on the yield of the runoff. Okay, suppose if the area with forest cover and a thick layer of mulches of leaves and grasses contribute less runoff, okay, because of water absorb more into the soil. अगर runoff land use practices में vegetation ज्यादा है और कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट किए हो तो वहां पे क्या होता है, रन ऑफ एब्सॉर्ब हो जाता है एंड दैट रीचेस इनटू द सॉइल। ओके, वो फ्लो नहीं होता, रन ऑफ फ्लो नहीं होता, वो नीचे चला जाता है। ठीक है, फ्लो जो होता है और रेन जो होता है वो नीचे चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ इज वेरी लेस। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, रन ऑफ का बहुत कम होता है। ठीक है, लैंड यूज के केस में। सो हियर दिस इज वन थिंग। सो लैंड यूज प्रैक्टिस, अगर बैरन लैंड हो, अगर बड़ी मतलब देयर इज द लैंड इज बैरन, दैट देयर इज नो एनी वेजिटेटिव कवर ऑन द लैंड सरफेस, सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ रन ऑफ जनरेटेड। ओके, रन ऑफ जनरेट हो जाता है और जल्दी निकल भी जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका लैंड यूज प्रैक्टिसेस। सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, it is completely depend upon the initial moisture present in the soil. अगर सॉइल में इनिशियली मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर इसमें सॉइल में, अगर सॉइल में इनिशियली मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ड्यूरिंग द रेनफॉल, सो व्हाट हैपेंस, में क्या होता है, देखो सॉइल मॉइस्चर किस, अगर इनिशियली रन ऑफ होने से पहले सॉइल में अगर इनिशियल मॉइस्चर है, if soil has a initial moisture, so what happens, रन ऑफ क्या होता है, जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। अगर ऑलरेडी सॉइल में मॉइस्चर है और सॉइल में थोड़ा सा ही वाटर है तो जल्दी रन ऑफ जनरेट हो जाता है। बट इफ रेन ऑकर्स आफ्टर अ ड्राई स्पेल, लॉन्ग ड्राई स्पेल, ओके, देन फिल्ट्रेशन रेट इज मोर। अगर ड्राई स्पेल ज्यादा है, ठीक है, ड्राई स्पेल ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, मोर होता है, हेंस इट कंट्रीब्यूट लेस रन ऑफ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेस रन ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। अभी ड्राई स्पेल क्या होता है, ड्राई स्पेल क्या होता है पता है सबको, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ,
इंडिया में रेन होता है 7 जून से, ठीक है। कंसीडर करो इंडिया में रेन कहाँ से होता है, 7 जून से, 7 जून से होता है, चालू होता है। अगर सपोज द रेन स्टार्ट फ्रॉम 7 जून एंड कंटिन्यू अप टू 9 जून, ठीक है, कंटिन्यू अप टू 9 जून, तो ये कंटिन्यू पीरियड हो गया, मतलब था रेनफॉल था। अगर लॉन्ग ड्राई स्पेल क्या बोलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर 9 तारीख के बाद रेनफॉल डायरेक्टली हुआ 25-26 तारीख को, कंसिडर दिस इज 25 तारीख को हुआ, ये जो स्पेल होता है, मतलब ये पूरा ड्राई स्पेल कहाँ कंसिडर करते हैं, मतलब जहां पे रेनफॉल नहीं होता, ठीक है, जहां पे रेनफॉल नहीं होता वो ड्राई स्पेल होता है। तो ये केस में क्या होता है, सॉइल ड्राई हो जाती है, ओके, ये ज्यादा ड्राई नहीं होती पर ड्राई हो जाती है, कम उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। तो जब भी आफ्टर ड्राई स्पेल के बाद जो भी रेनफॉल होता है तो उसमें इनफिल्ट्रेशन रेट इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, तो रन ऑफ प्रोड्यूसर के लिए रन ऑफ लेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही केस यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सॉइल मॉइस्चर, अगर इनिशियली सॉइल मॉइस्चर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, there is soil moisture present in the soil, so it takes a less time to produce the runoff, okay. Now, next factor होता है soil type and it is completely based on infiltration rate, okay, ये completely based on infiltration rate होता है। so runoff is greatly affected by soil, अगर infiltration rate ज्यादा है तो runoff कब होगा, infiltration rate कब है तो runoff ज्यादा होगा और जल्दी प्रोड्यूस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, ओके। उसके बाद टोपोग्राफिक, अभी टोपोग्राफिक में क्या होता है, सम अंडुलेटेड लैंड इज आल्सो देयर, ओके। टोपोग्राफिक में क्या होता है, टोपोग्राफिक जब हम यूज करते हैं तो सम उसमें हम अंडुलेशंस करते हैं, अगर अंडुलेटेड लैंड है तो उसमें रन ऑफ क्या होगा, रन-ऑफ क्या होगा, जल्दी रन-ऑफ कलेक्ट हो जाएगा देन द फ्लड, बिकॉज रन-ऑफ गेट्स एडिशनल एनर्जी वेलोसिटी ड्यू टू स्लोप एंड लेस टाइम टू इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि स्लोप की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से क्या होता है, रन-ऑफ को वेलोसिटी मिल जाती है, मूविंग वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी मिल जाती है, और इनफिल्ट्रेशन के लिए टाइम होता है। अभी इनफिल्ट्रेशन के लिए टाइम मतलब क्या, हम क्यों कंजर्वेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट व्हाटएवर वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द स्ट्रक्चर that should get infiltrate into the soil or that is percolated into the soil, वो क्या होगा, soil में percolate होने के लिए हमें structures बनाने पड़ते हैं। Now next is drainage density, ये भी important है, drainage density तो बहुत बार पूछा ही जाता है। तो ये क्या होता है, टोटल चैनल लेंथ होता है, वाटरशेड में जितने भी स्ट्रीम चैनल होंगे उसके टोटल कर लो, और टू द टोटल एरिया ऑफ वाटरशेड, मतलब एक मीटर स्क्वायर वाटरशेड में, 1 मीटर स्क्वायर वाटरशेड में कितनी लेंथ है ऑफ स्ट्रीम की, उसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। इन अ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वाटरशेड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वाटरशेड, हाउ मच लेंथ ऑफ स्ट्रीम इज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है, एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो उसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी लेंथ है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसको किस तरह से निकालते हैं वो भी हम देखेंगे कि ड्रेनेज डेंसिटी कोई भी वाटरशेड की किस तरह से निकालते हैं। तो ये होगा आपका बेसिक ऑफ द दैट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ऑन द वाटरशेड, ओके। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मेथड्स। जनरली हम क्या करते हैं, और there are generally 4 to 5 methods that determines the runoff। runoff estimate करने के लिए जो मेथड्स यूज की जाती है वो 4-5 मेथड्स होती है। फर्स्ट उसमें रैशनल आता है, फर्स्ट इज रैशनल मेथड, सेकंड इज कुक्स मेथड, ठीक है, ये बेसिक्स, ये कुक्स मेथड है। उसके बाद कर्व नंबर मेथड, सीएन मेथड हमको उसको बोलते हैं। हाइड्रोग्राफ मेथड एक होता है, और लास्ट में होता है इंपेरिकल रिलेशंस, ओके। लास्ट में होता है इंपेरिकल रिलेशंस, जो भी इंपेरिकल रिलेशन मतलब जो भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट बाय कंसीडरिंग डिफरेंट साइंटिस्ट दैट इंपेरिकल रिलेशंस आर डिजाइन, ठीक है। तो बेसिक से हम पढ़ेंगे कि रैशनल मेथड क्या होती है, कुक्स मेथड क्या होती है, और कर्व मेथड क्या होती है, कर्व नंबर मेथड क्या होती है। रैशनल मेथड आपको सबको पता है, दैट इज जनरली यूज्ड, ये जनरली और कॉमनली यूज जाती है कहाँ पे, जहाँ पे एरिया लेस देन 80 हेक्टर होता है, ठीक है। एंड मोस्ट इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज, मोस्ट इफेक्टिव होती है अर्बन एरियाज में। एंड दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर राउटिंग द स्टॉर्म वाटर थ्रू
बेसिन और फॉर डेवलपिंग रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डेवलप करने के लिए रिकमेंड नहीं की जाती। एंड द रैशनल मेथड इज बेस्ड ऑन द सिंपल फार्मूला। ओके, एक सिंपल फार्मूला है दैट रिलेट्स द रन ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ द वाटरशेड दैट द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इसमें क्या होता है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल for a particular length of a time, okay, for a particular duration of the time, that is time of concentration and the watershed drainage area। ओके, ये क्या होता है, एक दिस इज इंटर रिलेटेड। अभी इसमें क्या होता है, जो भी टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके, जो भी टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है और एवरेज इंटेंसिटी होती है, वो दो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल मेथड पे पढ़ेंगे। तो बेसिक फार्मूला देख लेंगे रैशनल मेथड में क्या होता है। ये फार्मूला यूज किया जाता है, Q इज इक्वल टू 0.28 CI अपॉन, इसको बोलते हैं CI अपॉन 360 हम यूज कर सकते हैं। 0.28 इंटू, ये इसका ही कैलकुलेशन है, 1 डिवाइडेड बाय 360 कर लो, आपको 0.28 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें Q होता है डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं, रन अप कोएफिशिएंट बोलते हैं, C को हम रन अप कोएफिशिएंट बोलते हैं, I को बोलते हैं डिजाइन रेनफॉल इंटेंसिटी बोलते हैं mm/r में, और A जो होता है वाटरशेड होता है। रिमेंबर दैट यहाँ पे अगर इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आर में हो, ओके, कभी कभी क्या होता है सेंटीमीटर पर आर में भी इंटेंसिटी होती है, तो ये जो जीरो यहाँ पे निकल जाएगा, ये जो जीरो यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। इफ द रेनफॉल इज इन इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर आर, एरिया ऑलवेज इन किलोमीटर आर, किलोमीटर स्क्वायर में ही होता है एरिया। ठीक है, तो ये होगा आपका रन ऑफ मेजरमेंट करने का फॉर्मूला, दैट इज रैशनल फॉर्मूला विच इज जनरली यूज्ड। ओके, हियर दिस हाउ व्हाट इज रन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, और इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहाँ पे इंटेंसिटी। तो ये दोनों चीजें किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, ये दोनों चीजें किस तरह से निकाली जाती है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, रन ऑफ कोएफिशिएंट, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन और इसके बेस्ड प्रॉब्लम। तो रन ऑफ रेनफॉल और रैशनल मेथड यूज की जाती है, फिर उसके बाद कुक्स मेथड किस तरह से यूज की जाती है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हैव यू गॉट दिस, यहाँ तक समझ में आया सबको?